अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ते हैं पैंक्रियाज। पैंक्रियाज 4th नंबर का एंडोक्राइन ग्लैंड है और देखते हैं कि आज इसके अंदर कौन कौन से हार्मोन्स हैं वो आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे स्पेशल और इम्पोर्टेंट बात पैंक्रिया के बारे में ये है कि पैंक्रियाज एक डबल ऑर्गन है, एक डुअल ऑर्गन है। इसका मतलब क्या है कि पैंक्रिया एक्सोक्राइन फंक्शन भी करता है, एंडोक्राइन फंक्शन भी करता है। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन के दरमियान जो फ़र्क है वो मैंने अपने वीडियो में रिकॉर्ड कर चुका हूँ। आप एक्सोक्राइन एंडोक्राइन डिफरेंस बाय डॉक्टर हादी लिख लीजिए, टाइप कर लीजिए तो आपको वो वीडियो भी आ जाएगा। तो इसकी वजह से ये डबल ऑर्गन है। अब एंडोक्राइन पार्ट और एक्सोक्राइन पार्ट, पहले मैं आपको एक्सोक्राइन पार्ट का इधर बताता हूँ। अगर आप पैंक्रिया के अंदर जाएं देखें तो पैंक्रिया के अंदर आपको ख़ास किस्म के सेल्स नज़र आएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं एसिनार सेल्स या एसिनाई, क्या बोलते हैं, एसिनार सेल्स, या फिर आप उसको एसिनाई भी कह सकते हैं। ये सेल्स हैं, ये सारे के सारे एसिनार सेल्स हैं। इन सेल्स से जूस बनता है, क्या यहाँ से एक किस्म का जूस बनता है और इस जूस को हम लोग क्या नाम देते हैं, पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस, ये पैंक्रियाटिक जूस मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम होते हैं जो कि खाना हजम करने में मदद देते हैं, जो आज का टॉपिक नहीं है। तो ये जो जूस है ये इस पाइप के ज़रिए से एक दूसरे पाइप के अंदर आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज पैंक्रियाटिक डक्ट। पैंक्रियाटिक डक्ट, ये पैंक्रियाटिक डक्ट है। और ये जो आप देख रहे हैं ये दरअसल स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा है, डिडुनम। तो ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें भी क्या है, डिडुनम। तो पैंक्रिया अपना जूस इस डिडुनम में डाल के फिर उसे खुराक हजम करते हैं। यहाँ तक तो था एक्सोक्राइन पार्ट। अब हम आ जाते हैं इसके एंडोक्राइन पार्ट कि जिसमें ये हार्मोन्स निकालते हैं। तो आइए, पैंक्रिया के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर ये जो एसिनाई है इनके दरमियान छोटे छोटे आइसलेट्स बने हुए हैं, जैसे जजीरे होते हैं ना, तो वहाँ यहाँ पर जो है आइसलेट्स बने हुए होते हैं। सेल्स आपको नज़र आएंगे, मुख्तलिफ किस्म के सेल्स आपको, इनके बीच इस तरह से आपको एक आइसलेट नज़र आएगा। इसी तरह यहाँ पर आपको भी एक आइसलेट नज़र आएगा सेल्स का। तो ये हमारे पास क्या है, आइसलेट्स हैं। अब इनमें दो तरह के सेल्स होते हैं। एक है अल्फ़ा सेल्स, ये जो ब्लैक कलर है इसको मैं नाम देता हूँ अल्फ़ा सेल्स, और इनके दरमियान एक और तरह के सेल्स भी लिख लेते हैं, इसका नाम है बीटा सेल्स। तो ये आ गए। ये जो आइसलेट्स आप देख रहे हैं इनके अंदर एक और तरह के सेल्स भी होते हैं जिसका नाम है बीटा सेल्स। तो ओवरऑल ये जो इलाका आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड आइसलेट ऑफ लांगरहांस। कहते हैं इसमें मिलियंस ऑफ आइसलेट ऑफ लांगरहांस होते हैं, मिलियंस में होते हैं। और इनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो है अल्फ़ा और बीटा सेल्स। आपने देखा ये जो एसिनार सेल्स थे इनका काम था जूस पैदा करना, ये जो अल्फ़ा और बीटा सेल्स है इनका काम है हार्मोन को पैदा करना। और ये अल्फ़ा और बीटा सेल्स कहाँ पर मौजूद है, आइसलेट ऑफ लांगरहांस के नाम से है। ये जो इलाका आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड आइसलेट ऑफ लांगरहांस। ये एक आइसलेट है, तो ये दूसरा आइसलेट है। इस तरह बहुत सारे छोटे छोटे आइसलेट्स के बीच आपको नजर आएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें एंडोक्राइन पार्ट जो है वो उसमें आइसलेट ऑफ लांगरहांस है। आइसलेट ऑफ लांगरहांस में 2 टाइप्स ऑफ सेल्स है, एक का नाम है अल्फा सेल्स और एक का नाम है बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स जो है ये क्या बनाते हैं, ये ग्लूकागोन हार्मोन बनाते हैं जो कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, जबकि बीटा सेल्स क्या बनाते हैं, इंसुलिन बनाते हैं। इंसुलिन से हम शुरू करते हैं कि इंसुलिन क्या करता है, क्यों निकल जाता है।
इंसुलिन की कोशिश है कि ये ब्लड ग्लूकोज को कम करे। ये जो निशान आप देख रहे हैं इसका टेबल डिक्रीज, ये कम करते हैं। आपके ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है इंसुलिन उसको कम कर देते हैं, जबकि ग्लूकागॉन उस ग्लूकोज को ज़्यादा करता है। ये दोनों जो हार्मोन्स है इसका मेनली जो काम है वो ग्लूकोज के साथ है। तो एक हार्मोन ग्लूकोज को ज़्यादा करने की कोशिश करता है ग्लूकागॉन, जबकि दूसरा जो इंसुलिन है ये ग्लूकोज को कम करने की कोशिश करेगा। जब ये दोनों अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, एक ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे कम करने की, तो एज अ रिजल्ट इन दोनों के नतीजे में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहेगा। अगर इंसुलिन ने काम करना छोड़ दिया तो सारा का सारा पावर उसकी तरफ चला जाएगा और वो ग्लूकोज को बहुत ज़्यादा कर देगा। तो ये दोनों जब तक साथ रहेंगे ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहेगा। अच्छा, अब ये बताना है कि इंसुलिन किस तरीके से ग्लूकोज को कम करते हैं, वो बहुत ज़्यादा लाजमी, किस तरह। तो आइए, नंबर 1 बाय इंक्रीजिंग द अपटेक। अपटेक का मतलब क्या है? अपटेक का मतलब ये है कि ये सेल है, बहुत सारे सेल हो सकते हैं, सेल के आसपास ग्लूकोज है। अब आप यूँ समझिए कि ये जो ग्लूकोज है ये आपके ब्लड के अंदर मौजूद है। तो ये अब ब्लड और सेल के दरमियान जो टिश्यू है, ठीक है, इस टिश्यू के अंदर ग्लूकोज पड़ा हुआ है। अब ये ग्लूकोज आमतौर पर सेल के अंदर खुद ब खुद नहीं आ सकता, ग्लूकोज खुद नहीं आ सकता। तो जो इंसुलिन का जो हार्मोन है, इंसुलिन का हार्मोन ग्लूकोज को सेल के अंदर आने में मदद देता है। तो ये जो ग्लूकोज है जब ये सेल के अंदर आ जाएंगे, सेल के अंदर ग्लूकोज आकर उसकी तोड़फोड़ हो जाएगी, उसे एनर्जी आ जाएगा। लेकिन हमारे लिए काम की चीज़ ये था कि ग्लूकोज जो पहले ब्लड के अंदर था अब वो सेल के अंदर आ गया है। सेल के अंदर जब ग्लूकोज आ गया तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इसकी खूब पिटाई होगी, यहाँ पर ग्लूकोज को यूटिलाइज किया जाएगा। तो ओवरऑल आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड ग्लूकोज अपटेक। ये अपटेक को इंक्रीज कर देता है। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर ये कैसे कम हो गया। आपने ये देखना है, ब्लड के अंदर आपने ग्लूकोज देखना है। अगर ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा है तो इसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। अगर ब्लड में ग्लूकोज कम है तो इसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। तो यहाँ आपने देखना है। ये पहला था। दूसरा, जो ग्लूकोज एक्सेस में है, ज़्यादा है, हद से ज़्यादा ग्लूकोज है, उसको आपका जिस्म लिवर में जाकर वो फैट्स में कन्वर्ट कर लेता है। तो जो ग्लूकोज ज़्यादा है वो फैट्स में कन्वर्ट हो गया, इससे भी ग्लूकोज कम हो जाते हैं। अच्छा, ये 2 हो गए। तीसरा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ये क्या चीज़ है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। ग्लाइकोजिनोलाइसिस लिवर के अंदर पड़ा हुआ है स्टोर ग्लूकोज। ये हमारे पास ग्लूकोज यहाँ पर स्टोर हुआ है, लिवर के अंदर स्टोर है ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज। ये ग्लूकोज के बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपके लिवर के अंदर स्टोर है। जब ये स्टोर हो जाएंगे तो हम उसको बोलते हैं ग्लाइकोजिन, बोलते हैं ग्लाइकोजिन। ये जो ग्लाइकोजिन है, अगर इस ग्लाइकोजिन को हम तोड़ दें यानी इसके अंदर जो ग्लूकोज है वो अलग अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। ग्लाइकोजिन का तोड़ देना वापस किस चीज़ में? ग्लूकोज में। तो ये ग्लूकोज जब यहाँ से टूट जाएंगे तो ये चांसेस है कि ये आपके ब्लड के अंदर आ जाए। ब्लड के अंदर आ गया तो ग्लूकोज फिर से बढ़ जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस, तोड़, ग्लाइकोजिन की तोड़फोड़। तो ग्लाइकोजिन की तोड़फोड़ ग्लूकोज में इजाफा कर देता है, लेकिन इंसुलिन क्या करेगा? इंसुलिन ऐसा नहीं होने देगा कि ग्लाइकोजिन टूट जाए। इससे भी आपका ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा नहीं होएगा। तो हम लोग यहाँ पर खंड लगा देते हैं कि ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस को नहीं होने देता। तीसरा क्या है? चौथा क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब यह है ग्लूकोज का बन जाना, लेकिन किसी दूसरे नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से। यानी अब यहाँ पे देखें, कोई लैक्टिक एसिड हो, मतलब, या कोई फैटी एसिड हो, या अमाइनो एसिड हो,
ये क्या है, ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज है। अगर इनसे हमें ग्लूकोज मिल जाए, हमारे जिस्म के अंदर ऐसी मशीनरी अल्लाह ने रखी हुई है कि वो एक किस्म के मालिक्यूल को दूसरे किस्म के मालिक्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर ये चीज़ें ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए, इसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ, इसको मैं यहाँ पर इस तरह से लिख देता हूँ, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ए नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स इज कॉल्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब आप देख रहे हैं, अगर ये हो भी गया तो इससे फिर से हमें ग्लूकोज मिल जाएगा। ये चांसेस है कि हमारे ब्लड को ग्लूकोज को फिर से ज़्यादा कर दे, लेकिन आपका इंसुलिन ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी नहीं होने देगा। तो इन तरीकों से इंसुलिन ग्लूकोज को कम करेगा। आइए आपके जहन में आ गया। अब हम आ जाते हैं ग्लूकोज की इंसुलिन की डेफिशिएंसी की तरफ। अगर ये इंसुलिन कम हो गया तो क्या हो गया? अगर इंसुलिन कम हो गया, दीदी यहाँ पर आप देखिए, ये ग्लूकोज सेल के अंदर जिसने जाना था ये सेल के अंदर नहीं जाएगा, और ये ग्लूकोज आपके टिश्यू के अंदर ही रहेगा। और सर जब ये अंदर रहेगा तो ब्लड वाला ग्लूकोज यहाँ से बाहर नहीं आएगा। सो एज अ रिज़ल्ट आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। क्यों? इंसुलिन नहीं है, इंसुलिन कम है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया, शुगर लेवल का बढ़ जाना। जब शुगर का लेवल बढ़ जाएगा तो इस कंडीशन में इंसान को के अंदर एक डिजीज़ आ जाएगी, आप उसको डिजीज़ भी कह सकते हैं। वो कौन सी डिजीज़ है? उर्दू में बोलते हैं शुगर की बीमारी है, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं डायबिटीज़, डायबिटीज़ मेलाइटस, डायबिटीज़ मेलाइटस, ये बीमारी हो जाएगी, शुगर का ज़्यादा हो जाना। अब इसकी यहाँ पर भी ये कुछ वजूहात थी शुगर के बढ़ जाने का। साथ ही साथ इंसुलिन और ग्लूकागोन मुकाबले में थे। इंसुलिन नहीं है तो ज़ाहिर है ग्लूकागोन तो ग्लूकोज को बढ़ाएगा। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस की क्या निशानी है? इसकी 3 निशानियाँ हैं। एक ये है कि पोलीयूरिया हो सकता है, यहाँ पर आपको पोलीयूरिया क्या है पोलीयूरिया? लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन, बहुत ज़्यादा पेशाब का आना, पोलीयूरिया, लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन, ये आ जाएगा, लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन। अच्छा, पोलीयूरिया के बाद पोलीडिप्सिया भी है। पोलीडिप्सिया, ये क्या है? पोलीडिप्सिया, इसमें थर्स्ट का ज़्यादा लग जाना, थर्स्ट, एक्सेस थर्स्ट, प्यास का लग जाना, बहुत ज़्यादा प्यास का लग जाना। और आखिर में है पोलीफेजिया, पोलीफेजिया, इसमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है, एपेटाइट, एक्सेस एपेटाइट, भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये 3 निशानियां हैं जो कि शुगर के मरीज़ में आ सकती है। लेकिन याद रखें, कुछ स्टूडेंट जैसे मैं कुछ पढ़ाता हूँ तो वो एकदम से डॉक्टर बन जाते हैं। ये यूरिन का ज़्यादा आना लाजमी नहीं है कि शुगर का ही बस मरीज़ है तो उसमें, ये बात दूसरे कंडीशन में भी एक आम शख्स जिसको शुगर की बीमारी नहीं है उसको भी ये हो सकता है। कभी कभी उसको एकदम से ज़्यादा बार बार पेशाब, लेकिन वो कुछ दिन के बाद ठीक हो जाता है। ये थर्स्ट का हो जाना, प्यास लगता है बाहर, बहुत ज़्यादा प्यास, तो वो भी एक नॉर्मल शख्स में आ सकते हैं। लिहाजा आप जल्द से एकदम से किसी पर फतवा ना लगाए कि आपके अंदर ये निशानी है तो आपको शुगर है। टेस्ट करेंगे, पता चलेगा, 2 बार 3 बार टेस्ट करेंगे तभी आपका इस तरह शुगर है। अच्छा जनाब, ये शुगर एक और कंडीशन भी काज कर सकता है कि लोगों में या तो उसके ब्रेन पर अटैक करेगा, न्यूरोपैथी इसको कहते हैं, या तो बाज़ लोगों की किडनी पर अटैक करते हैं, या तो बाज़ लोगों के दिल के ऊपर जो आपका जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है जिसमें दिल है, खून की रगें शामिल है,
वो शायद उस पर अटैक कर सकता है। तो मेनली ये 3 जगह पर शुगर का मरीज़ जब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, शुगर के मरीज़ पर टाइम गुजर जाता है, तो ये शुगर उनके बॉडी के 3 जगहों पर जो है ज़्यादा अटैक कर सकते हैं, या ब्रेन पर, या किडनी पर, या उसके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर अटैक कर सकते हैं। और इसमें ये भी हो सकता है कि ज़ख़म ठीक नहीं होता, ऐसा आ सकता है कि उसकी उंगली को काटना पड़ता है, या हाथ को काटना, या पैर को काटना पड़ता है। दिस इज़ कॉल्ड एम्प्यूटेशन। एम्प्यूटेशन इसको कहते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं अपने दूसरे हार्मोन की तरफ, जिसका नाम है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन के बारे में मैं इतना कहूँगा कि यूँ समझे कि ये इंसुलिन का अपोजिट है। इंसुलिन का अपोजिट है। कैसे? क्योंकि जो कुछ इंसुलिन कर रहा था, ये ग्लूकागॉन इससे अपोजिट करेगा। अब इट टेंड्स टू इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को ज़्यादा करेगा। देखो, हमें ब्लड ग्लूकोज लेवल को बहुत ज़्यादा कम भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे ग्लूकोज जिस्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट जुज़ है, इसको चाहिए कि हमारे ब्लड के अंदर रहे, लेकिन लिमिट में रहे, कम ना हो जाए, अपने लेवल तक रहे, ताकि इससे हम एनर्जी हासिल कर सके, अपने काम कर सके। तो किन तरीकों से? बाय प्रोमोटिंग ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब ये जब कभी इमरजेंसी आ गई, आपने खाया कुछ नहीं है, सुबह नहीं कुछ खाया, 1 दिन 2 दिन गुजर कुछ खाया नहीं है, तो फिर आपके ब्लड वाला ग्लूकोज कौन पूरा करेगा? ग्लूकागॉन आके कैसे पूरा करेगा, ज़रा देखना। ये जो आपके लीवर के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर किया हुआ है, इमरजेंसी के लिए ये ग्लाइकोजन पड़ा हुआ है, ये आप तौर पर यूज़ नहीं होता, लेकिन कभी कभी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। एंजाइम्स आकर इस ग्लूकोज को यहाँ से क्या करेगा? तोड़ देगा, अलग अलग करे। पहले तो कंबाइन थे ग्लाइकोजन, अब ये ग्लूकोज अलग अलग हो गए। ये ग्लूकोज कहाँ पर आ जाएगा? आपके ब्लड के अंदर आ जाएगा। जब ग्लूकोज आपके ब्लड के अंदर आ जाएगा, तो वो आपके बॉडी में यूटिलाइज होना शुरू करेगा। इसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ये इसको प्रोमोट करते हैं, वो उसको स्टॉप करते, इसको प्रोमोट करते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। जैसा ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूँ, लैक्टिक एसिड, अमाइनो एसिड, बाकी चीज़ों से जब ग्लूकोज बनेगा, तो ये ग्लूकोज भी आपके ब्लड में आ सकता है। इसी तरीके से ये हार्मोन बेचारा अपना मेहनत करके मैनेज कर लेता है कि भाई अगर हम और आप ग्लूकोज ना लें, खाना नहीं खाएं, बिस्किट वगैरह नहीं खा रहे, रोटी नहीं खा रहे, कोई दूसरा दाल चावल वगैरह नहीं खा रहे, तो उससे फिर ये होगा कि ब्लड वाले ग्लूकोज को वापस लाने के लिए हमारे जिस्म में इन तरीक़ों से ब्लड को वापस लिया जाता है। तो ये था आपका ग्लूकागॉन। अच्छा, ग्लूकागॉन के साथ अगर ये कम ज़्यादा हो गया तो इतना कोई ख़ास मेडिकल कंडीशन एसोसिएट नहीं है। तो आप बोले कि सर इसका कोई डेफिशिएंसी नहीं। डेफिशिएंसी हम ज़्यादा तौर पर किस चीज़ का पढ़ते हैं? इंसुलिन की डेफिशिएंसी हम पढ़ते हैं, ठीक है। इंसुलिन कम होना ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेडिकल कंडीशन है। बाकी इंसुलिन का ज़्यादा होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ग्लूकागॉन का ज़्यादा कम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इंसुलिन का कम होना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे बीमारी है एसोसिएटेड, जिसका नाम है डायबिटीज़ मेलाइटस की बीमारी है, जिसमें कंडीशन हो जाता है हाइपर ग्लाइसीमिया, ग्लूकोज का बढ़ जाना, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। तो इसके साथ ही पेंक्रिया ख़त्म हो गया। लेक्चर के लास्ट में थोड़ा सा मैं आपको समरी बताता हूँ कि पेंक्रिया जो है ये आपके स्टमक के नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन के बिल्कुल स्टार्ट उसके सामने है। और ये करता क्या है? पेंक्रियाज डुअल ऑर्गन है, जूस भी बनाता है, हार्मोन भी बनाते हैं, एक्सोक्राइन काम भी करता है, एंडोक्राइन काम भी करता है। इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट था वो एसिनार सेल्स थे, और जो एंडोक्राइन पार्ट है वो है आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में 2 तरह के सेल्स है, अल्फा सेल, बीटा सेल। अल्फा सेल ग्लूकागॉन बनाते हैं, बीटा सेल इंसुलिन बनाते हैं। इंसुलिन ग्लूकोज को कम करने की कोशिश करेगा, ग्लूकागॉन ग्लूकोज को ज़्यादा करने की कोशिश करेगा। मुख्तलिफ तरीक़ों से आपको ये सारा लेक्चर मैंने बता दिया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग चले जाएंगे एक किडनी की तरफ, जहाँ पर हम एड्रेनल ग्लैंड को पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और हाँ, वीडियोस को लाइक और शेयर करना लाजमी करें। ये नॉलेज है, ये बढ़ता जाएगा, फैलता जाएगा, इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।